अब से कुछ देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भारत आज अंतरिक्ष महाशक्ति वाला चौथा देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत ने आज अपना नाम स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब भारत अमेरिका, रूस और चीन के स्पेस में चौथी महाशक्ति हो गया और हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और नहीं हो सकती। कुछ ही समय पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराया और पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए आज गर्व का दिन है। और पीएम मोदी ने आज देशवासियों को संदेश दिया और बताया कि भारत ने मिशन शक्ति में महज 3 मिनट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, ना कि युद्ध का माहौल बनाना। और भारत की इस उपलब्धि के बड़े सामरिक मायने हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के मिशन शक्ति से दूसरे देशों में संदेश गया है कि वो भारत के सैटेलाइट को लेकर सतर्क रहें। स्पेस सैटेलाइट जो हमने डिस्ट्रॉय की है, ये अपनी सैटेलाइट थी लो अर्थ ऑर्बिट में, जो है जो हिंदुस्तान ने भेजी और उसी को फिर हमारे वैज्ञानिकों ने जाके नीचे गिराया, ये टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। इससे क्या होता है, एक डेटरेंस के तौर पे आप देखो कि अब जाके क्योंकि हिंदुस्तान के पास ये शक्ति है, हम ये कह सकते हैं कि कोई दूसरा देश हमारी सैटेलाइट्स को गिराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास भी शक्ति है उनके सैटेलाइट्स को गिराने की। तो ये एक तरफ से डेटरेंस के तौर से आप देख लीजिए, और ये एक प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव मेजर है जो हिंदुस्तान कर रहा है। हुआ है परीक्षण। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान किसी भी कंट्री, जो जैसे हिसाब से आप पाकिस्तान ले लीजिए, जो हर बारी ये दिखाता रहता है कि जी मैं अभी लॉन्च करूंगा, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, साथ में मिलिटेंट्स भी अंदर भेजता रहता है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान को वो ये समझता है कि वो जो करना चाहे कर सकता है। तो ये जो चीज है ये अब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है उससे, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सुरक्षा है वो सुरक्षा कवच, अब मैं कहूंगा एक हिसाब से बना दिया उन्होंने, कि अब हिंदुस्तान के टोटल मिसाइल, एंटी मिसाइल एक कवच खड़ा हो गया है। शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से अब हिंदुस्तान सुरक्षित है। तो भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज करा लिया और ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने करार दिया। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। भारत आज दुनिया की एक स्पेस की महाशक्ति बनकर उभरा है, और इसका लक्ष्य क्या है? अगर कोई लो अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट भारत की ओर गलत निगाहों से देखेगा, तो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए मिसाइल उसको 3 मिनट में डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हो गया आज, तो भारत चौथी बड़ी ताकत बन गया। चौथी ताकत तो बन गई, लेकिन
फिर भी सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सबूत तो नहीं मांगा, लेकिन कांग्रेसी और बाकी विपक्षी कह रहे हैं कि ये तो हमारे समय में शुरू हुआ था। कांग्रेस का यह दावा है 2012 में ये मिशन शुरू हुआ था और आज श्रेय ले रहे हैं प्रधानमंत्री। जो सियासत करते हैं उनको करने दीजिए, कम से कम आज तो एक स्वर में बोलते हैं। भारत के वैज्ञानिक ये इसलिए कर पाए कि मोदी जी ने उनको पूरा अवसर दिया कि हिम्मत से काम करो। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है और भारत की बढ़ती शक्ति को उन्होंने सलाम किया। ऐसी ताकत बना है जिसने स्पेस में जाकर के मिसाइल के जरिए वैज्ञानिकों के जो करिश्मे हैं उसका कमाल करके दिखाया। मैं भारतीय वैज्ञानिकों को उसके इस पराक्रम पर मुबारकबाद देता हूं और भारत की बढ़ती हुई जो स्पेस शक्ति है उसको भी सलाम करता हूं। और मधुबनी से बड़ी खबर है, जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पतौना ओपी थाना के सुहास गांव की घटना है। तालाब में नहाने के दौरान गंभीर हादसा हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक 4 बच्चे तालाब में नहा रहे थे, जिनमें 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 1 बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। पटना के सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ है। नालंदा की सीट हम के खाते में जाने से कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। कार्यकर्ताओं की मांग नालंदा की सीट कांग्रेस के खाते में हो, इस बात को लेकर है। नालंदा की सीट पर जीत कायम है, कार्यकर्ताओं के बीच उबाल है। पटना के सदाकत आश्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। नालंदा की सीट हम के खाते में जाने से ये कार्यकर्ता बेहद ही नाराज हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां भोजपुरी स्टार रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 5 कालिदास मार्ग पर हुई मुलाकात के दौरान चुनाव लड़ने की संभावना पर दोनों कलाकारों ने सीएम के साथ चर्चा की। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दोनों भोजपुरी स्टारों के पूर्वांचल की 2 अहम सीटों से बीजेपी का इन्हें टिकट मिल सकता है। आप चलिए एनआई के द्वारा आप लोगों को बता दें, चुनाव लड़ रहा हूं। कहां से ये पार्टी डिसाइड करेगी, जो आदेश आएगा भारतीय जनता पार्टी का, जो आला कमान का आदेश आएगा, जहां से कहेंगे वहां से लड़ जाऊंगा। बिकॉज माहौल इतना बढ़िया है कि पातालों में जाके लड़ जाए तो बीजेपी सीट निकाल लेगी। अब बहुत बढ़िया 2014 से बढ़िया माहौल चला था। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे। अब वो अब डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या चाहती है। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसलिए हम जुड़ रहे हैं। और आगे जो भी आदेश होगा हर कदम हम साथ में रहेंगे। और आरएलएसपी के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू में शामिल हुए हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आरएलएसपी के केरल, हिमाचल, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और महासचिव को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस मौके पर कहा, ये तमाम नेता बिहार में जो विकास के कार्य हुए हैं उसे देखकर जेडीयू में शामिल हुए हैं। और आप लोग को पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि हर जनता दलों में शामिल होने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई है। और आपने देखा है कि कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई राजनीतिक दल के लोग भी हम लोगों के साथ आकर के मिले हैं और जनता दल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो नेतृत्व में चल रहा है, उन लोगों ने यहाँ संकल्प भी लिया है, साथ देने का काम भी किया है। हमारे बड़े भाई दादा वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बोलने के बाद मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वर्तमान राजनीतिक दौर में जहाँ राजनीतिक दलों के अंदर जो है कम दल और बड़ी राजनीति की परिकल्पना है, आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नेतृत्व में मुझको उम्मीद है
इस दल को मैं ताकत देने में सफल रहूंगा। और इधर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने बिहार की 18 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को राजनीतिक साझेदारी दिलाने का प्रयास करेगी और साथ ही बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश करेगी। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आज 2019 लोकसभा चुनाव के लिए 18 लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों का चयन करने जा रही है, जिसमें 18 लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें गया, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, वैशाली, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट। इन लोकसभा पर आम जनता पार्टी 18 लोकसभा पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें इसका ख्याल रखा गया है कि सामान्य वर्ग से 2, पिछड़ा वर्ग से 3, अति पिछड़ा वर्ग से 10, अनुसूचित जाति से 3, जिसमें महिला प्रत्याशी भी हैं और जिसमें कि 8 प्रत्याशी का नाम अभी हम लोगों ने फाइनल किया है। महागठबंधन में दरभंगा और मधुबनी को लेकर पेंच फंसा है। वहीं दरभंगा या फिर मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। चुनाव लड़ेंगे और अभी जब पार्टी का फरमान जारी होगा तो आपको भी मालूम हो जाएगा हमें कहां से लड़ना है। हम लोग कुछ नहीं करते, ये कैंडिडेट का काम नहीं है, ये काम पार्टी का है, ये काम हमारे लीडर का है। लीडर जहां से कहेंगे वहां से चुनाव हम लोग लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने अधिकृत किया है माननीय अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो मान्य होगा और वो फैसला आजकल में आपको मालूम हो जाएगा। और क्या के इमामगंज में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की तरफ से हम पार्टी के उम्मीदवार पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद को वोट देने की अपील की गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पर निशाना साधा और कहा है कि कभी चुनाव हारने पर संन्यास लेने की बात करने वाले पप्पू यादव के लिए वक्त आ चुका है कि वो अब संन्यास ले लें। हमने कभी ये तो नहीं बोला कि राजनीति से संन्यास ले लीजिए। खुद ही लोग आगे बढ़ चढ़ करके बोला करते थे कि भाई दोनों भाई चुनाव अगर हार जाएंगे विधानसभा में तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो कायदे से नैतिकता से तो संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन हम मांग नहीं रहे, संन्यास नहीं बोल रहे कि आप संन्यास ले लो, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो पब्लिक डोमेन में आप लोगों के सामने मांग की थी, बोला था ये कि हम संन्यास ले लेंगे। और महागठबंधन के घटक दलों में दिक्कतों को पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता लवली आनंद ने स्वीकार किया है। लवली आनंद ने कहा कि सीट और उम्मीदवार को लेकर सभी पार्टियों की राय अलग अलग है। वहीं लवली आनंद ने शिवहर लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोका है। अब हम तो लगातार पार्टी में तो कर ही रहे हैं, अब पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी सोचेगा निश्चित रूप से। शिवहर है, शिवहर में लगातार काम किए हैं, नहीं तो उसके अलावा भी अगर पार्टी के पास है तो हम लोग पूरा बिहार में काम किए ही हैं, तो पार्टी को सोचना चाहिए और सोचिएगा तो फायदा होगा। और सुपौल में महागठबंधन की नैया डगमगाती दिख रही है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन के विरोध में आरजेडी के जिलाध्यक्ष यदुवंश यादव ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सुपौल से रंजीत रंजन प्रत्याशी बनती हैं तो वो यहां से आरजेडी का उम्मीदवार उतारेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर एनडीए नजर गड़ाए हुए है। स्पष्ट शब्दों में अखबार के माध्यम से दिया था कि अगर पप्पू यादव हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ में खड़ा होने का काम करेंगे तो हम लोग भी स्वतंत्र हैं रंजीता रंजन के खिलाफ में उम्मीदवार देने में। हम ये तय है कि इनके खिलाफ भी हम लोग उम्मीदवार देने का काम करेंगे। इसलिए नेतृत्व को हमने कह दिया है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं वो
तो दुनिया की चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति भारत बन चुका है और भारत की अहम उपलब्धियों पर देशवासियों को गर्व है। सीएम रघुवर दास ने उपलब्धियों पर खुशी जताई। पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन को यह दर्जा प्राप्त है। अब भारत चौथा अंतरिक्ष स्पेस में एक कामयाबी हासिल की है। इसके लिए मैं भारत के सभी वैज्ञानिकों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और इन 4.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर परिक्षेत्र में भारत दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, जिनके नेतृत्व में आज दुनिया भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्वीकार कर ली है। और इस अंतरिक्ष महाशक्ति बनने से निश्चित रूप से आज सारा भारतवासी को गर्व अनुभव हो रहा है और ये गर्व हमें भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता के बल पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि 1 अरब 25 करोड़ आबादी के देश में इतनी क्षमता है और वो क्षमता हमारे वैज्ञानिकों ने आज दुनिया के समक्ष आंतरिक ऑपरेशन शक्ति कर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत एक आने वाले समय में एक महाशक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी। देश की सुरक्षा सबसे अहम होता है, हर कोई माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, खासतौर पे हमारे पड़ोसी देश जिस तरह का कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए देश की तरफ? नहीं, देखिए, भारत सदैव से शांति का पक्षधर रहा। शांति का पक्षधर का ये मतलब नहीं कि हमारे पर कोई हमला करेगा तो हम चुप बैठेंगे। और लगातार भारत की जो विदेश नीति है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देखे, चाहे उरी की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, सारे दुनिया के हर देश माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के साथ है। और वैसे देश जो आतंकवाद फैलाकर, और वो आतंकवाद भारत के ही नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, वैसे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री जी ने वैसे लोग को जवाब दिए कि अगर हमारे देश पर कोई भी आंख दिखाने का काम करेंगे तो हम घर में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री बरसों बाद देश को प्राप्त हुआ और इसलिए वैसे आतंकवादी देश जो आतंक फैलाकर जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, अपने रवैया में वो सुधार करें, अन्यथा भारत की 1.25 करोड़ देश का भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा और वैसे पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों को चुन चुन कर हमारे भारत के सैनिक, जिन्होंने हमेशा शौर्य और वीरता की कहानी बनाई है, और ये उरी और पुलवामा भी वो कहानी बनाई है, तो ये पाकिस्तान को सचेत रहना चाहिए। देश को चाहिए कि फिर पीएम मोदी को चुने। निश्चित रूप से आज सारा देश एक स्वर से, सारा देश के लोग भी ये चाहते हैं कि एक सशक्त सरकार, एक मजबूत सरकार भारत में बने। और इस दिशा में आप देख रहे हैं, कहीं भी गांव में जाए, कस्बों में जाए, टोले में जाए, हर तरफ सिर्फ एक ही मोदी मोदी मोदी, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि देश में एक मजबूत सरकार, और एक मजबूत सरकार का जो काम हुए वो 4.5 साल में देश की जनता ने देखी। और 2014 के पहले भी हम बाकी के सरकार को ना गिने तो 2004 और 2014 के बीच जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार थी,
किस प्रकार चाहे वो देश के राज्यों में आतंकवाद का बोलबाला रहते थे, जहां उस सरकार की हिम्मत नहीं होती थी, सैनिकों को छूट नहीं दी जाती थी कि वो पाकिस्तान पर हमला करें। पहली बार इस मजबूत सरकार में बनना था, अलग अलग यूनिट्स लगते, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, मगर ना, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए उसके साथ, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी ने हमें साफ बता दिया था अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कुछ भी हो जाए। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा और अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। अगर ये पैसा अगर हिंदुस्तान के युवाओं को दिया गया होता, लाखों युवा बिजनेस चलाना चाहते हैं। Crucial technology in space defense.